हाय गाइस, आज के क्वेश्चन आंसर है हमारे क्लास 12 हिंदी का चैप्टर है कविता के बहाने, बात सीधी थी पर। तो आइए देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, इस कविता के बहाने बताएं कि सब घर एक कर देने के क्या मायने हैं। तो इसका अर्थ होता है भेदभाव, अंतर व अलगाववाद को समाप्त करके सभी को एक जैसा समझना। जिस प्रकार बच्चे खेलते समय धर्म, जाति, संप्रदाय या छोटा बड़ा, अमीर गरीब आदि का भेद नहीं करते, उसी प्रकार कविता को भी किसी एक वाद या सिद्धांत या वर्ग विशेष की अभिव्यक्ति नहीं करनी चाहिए। कविता शब्दों का खेल है। कविता का कार्य समाज में एकता लाना होता है। तो गाइज, ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। और हाँ, अगर आपने नोट्स प्रिपेयर नहीं किए हैं तो मेरी इंस्टा ID rstudy10 से जाकर इसके नोट्स मुझसे ले सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। उड़ने और खेलने का कविता से क्या संबंध बनता है। तो इसके साथ ही एक क्वेश्चन और भी इसी तरीके से पूछा जा सकता है, कविता के बहाने उसकी उड़ान और उसके खेलने का क्या आशय स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो इन दोनों का ही आंसर हमारा एक ही है। इसका आंसर है, कवि ने बताया है कि चिड़िया एक जगह से दूसरी जगह उड़ती है, इसी प्रकार कविता भी हर जगह पहुंचती है। उसमें उसकी जो कल्पनाएं होती हैं वो उड़ान होती हैं। कवि फूल खिलने की बात करता है। दूसरे शब्दों में कविता का आधार प्राकृतिक वस्तुएं हैं, वह लोगों को अपनी रचनाओं से मुग्ध करती हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड है, कविता और बच्चों को समांतर रखने में क्या कारण हो सकते हैं। ठीक है, दोनों को समांतर बताया है कवि ने, तो इसका रीजन क्या हो सकता है। तो कविता और बच्चों ने क्रीड़ा क्षेत्र का स्थान व्यापक होता है। बच्चे खेलते कूदते टाइम समय, काल, जाति, धर्म, संप्रदाय आदि का ध्यान नहीं रखते। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि वो कहाँ खेल रहे हैं, किसके साथ खेल रहे हैं, वो अमीर है, गरीब है, सबसे उन्हें फर्क नहीं पड़ता। वे हर जगह, हर समय व हर तरीके से खेल सकते हैं। उन पर कोई सीमा का बंधन नहीं होता। कविता भी शब्दों का खेल है। शब्दों के इस खेल में जड़, चेतन, अतीत, वर्तमान और भविष्य आदि उपकरण मात्र हैं। इनसे निस्वार्थता होती है। बच्चे के सपने असीम होते हैं, इसी तरह कवि की कल्पना की भी कोई सीमा नहीं होती और वो असीम कल्पना से इस कविता को लिखता है और हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, कविता के संदर्भ में बिना मुरझाए महकने के माने क्या होते हैं। तो इसका आंसर कवि कहता है कि फूल एक निश्चय समय पर खिलते हैं। ठीक है, फूल खिलने का एक निश्चित टाइम होता है, तो वही कवि कह रहे हैं कि फूल एक निश्चित समय पर खिलते हैं। उनका जीवन भी निश्चित होता है, परंतु कविता के खिलने का कोई निश्चित समय नहीं है। उसकी जीवन अवधि असीमित है। वे कभी नहीं मुरझाती। उसकी कविताओं की महक सदैव फैलती रहती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, भाषा को सहूलियत से बरतने का क्या अभिप्राय है। तो गाइस, इसका आंसर सुनिएगा और आपको थोड़ा सा समझ आएगा चीज़ों को। इसका अर्थ यह है कि कोई भी रचना करते समय कवि को आडंबरपूर्ण, भारी भरकम, समझ में न आने वाली शब्दावली का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अपनी बात को सहज व व्यावहारिक भाषा में कहना चाहिए ताकि आम लोग कवि की भावना को समझ सकें। ठीक है, हम लोग भी क्या होते हैं, कभी ज़्यादा स्पेशल बनने के लिए एक्स्ट्रा एडवांस लैंग्वेज का यूज़ कर लेते हैं जो कि लोगों की समझ नहीं आती और हमारी जो इमेज होती है वो कहीं की नहीं रहती। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, बात और भाषा परस्पर जुड़े होते हैं, किंतु कभी कभी भाषा के चक्कर में सीधी बात भी टेढ़ी हो जाती है। इस क्वेश्चन में भी वही क्लियरिटी दी गई है आपको। अब पूछता है कैसे। तो बात का अर्थ होता है भाव, भाषा उसे प्रकट करने का माध्यम होती है। जब हम बात करते हैं और किसी टॉपिक पे बात कर रहे होते हैं तो मतलब हमारे माइंड में जो चल रहा होता है उसे हम लैंग्वेज के थ्रू दूसरे पर्सन तक पहुंचाते हैं। दोनों का चोली दामन का साथ होता है, किसका, भाषा और भाव का। किंतु कभी कभी भाषा के चक्कर में सीधी बात भी टेढ़ी हो जाती है। इसका कारण यह है कि मनुष्य अपने शब्दों के चमत्कार में उलझ कर, ठीक है, इंग्लिश में बोलना है, हिंदी में बोलना है, ये सब में उलझ जाता है। वह इसे गलतफहमी का शिकार हो जाता है कि कठिन व नए शब्दों के प्रयोग से वह अच्छे तरीके से इसे प्रेजेंट कर पाएगा या अच्छे ढंग से अपनी बात कह पाएगा। तो भाव को कभी भाषा का साधन नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, अपनी फीलिंग्स को जैसी लैंग्वेज आपके मन में आ रही है वैसी बोल देनी चाहिए।